हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। जैसे आप जानते हैं कि क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने ये जाना था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, इसके कौन से दो कंपोनेंट्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, जिसमें हमने कहा था कि देयर इज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस, देयर इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर उसी को फर्दर ले जाते हुए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है द एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम होता है बेटा NH4OH। सो दिस वन इज योर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH ग्रुप जिसके साथ लग जाता है उसको हम हाइड्रोक्साइड करते हैं। ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हमने ये वाला पार्ट करना है। अब होता क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में समझा दूं। जब कभी भी हम अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब आपका ये जो NH4OH है, जो ये वाला पार्ट है, ये आपका स्प्लिट होकर आयन बनता है, दैट इज NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मतलब इसमें एक कैटायन होता है और एक आपका एनायन होता है। अब आपने एक बात ये अच्छे से समझनी है कि किसी भी मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊंगा तो जो OH नेगेटिव आयन है वो मेटल के साथ जाके जुड़ जाएगा एंड जिसकी वजह से हमें मिलता है एक प्रेसिपिटेट। एक बात आपको मैं पहले बता दूं, ये जो NH4OH है ये एक वीक बेस होता है, इसलिए NH4OH में मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम आयनाइज करते हैं तो उसमें इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस क्रिएट नहीं होते हैं। मतलब ये कि जो कॉन्सेंट्रेशन है OH नेगेटिव आयन का, क्या, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव जो आयंस है, ठीक है, आयंस, ठीक है जी, फ्रॉम द आयनाइजेशन, फ्रॉम द आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब होता है आयंस बनाने, ठीक है, ऑफ NH4OH इज लो, इज लो। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ मेटालिक साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब ये कि वो पीपीटी बनाएगा ही नहीं। उनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है कैल्शियम सॉल्ट का। किसका है? हमारा कैल्शियम सॉल्ट। ठीक है, तो जो कैल्शियम सॉल्ट है ना, जैसे कि कोई भी कैल्शियम सॉल्ट अगर आप ले लेते हो, जैसे मेरे पास कैल्शियम सल्फेट ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन लिया हुआ है मैंने। उसके सोल्यूशन के अंदर अगर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा, जैसे कि मेरे पास ये यहाँ पर कैल्शियम का सोल्यूशन है और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें क्या डाल रहा हूँ मैं, NH4OH डाल रहा हूँ, तो इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म नहीं होता है। देयर इज नो प्रेसिपिटेशन। और वो इसलिए क्योंकि आपका जो NH4OH है ये स्प्लिट होकर इतने OH नेगेटिव आयंस को नहीं बनाता कि वो अपने प्रेसिपिटेट्स को फॉर्म कर सके। ठीक है जी, सो दैट इज द रीजन व्हाई कैल्शियम सॉल्ट, याद रखते होते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस के अंदर जो हमारा कैल्शियम सॉल्ट होता है उसके साथ कभी भी NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, because of the concentration of OH negative ions, right, is very low in case of NH4OH। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए इनकी जो प्रेसिपिटेट बनता है उसके बाद वाला, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, उनके साथ ऑफ कोर्स ये प्रेसिपिटेट बनाता है
और उन्हीं के कलर्स को देखकर हम एनालाइज करते हैं कि ये कौन सा सॉल्ट सोल्यूशन है। शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात आपको मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ बेटा कि कभी कभार कुछ हमारे पास ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं जिनके अंदर अगर मैं एक्सेस अमाउंट ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करूंगा तो वो एक सोल्यूबल अमीनो जो कंपाउंड है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट इज सोल्यूबल अमीनो जो आपका कंपाउंड है वो क्रिएट करेगा, विच इज सोल्यूबल का मतलब क्या हो गया, सोल्यूबल का मतलब ही है जो कि मेरे उस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, वो उसमें ही घुल जाएगा प्रॉपरली। ठीक है। प्रेसिपिटेट कौन होता है, वो इनसॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं जो मेरे सॉल्यूशन में मिक्सअप नहीं होते और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करता हूं तो कुछ हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनके अंदर सोल्यूबल अमीनो कंपाउंड्स बन जाएंगे, तो प्रेसिपिटेट उसमें फॉर्मेशन नहीं होती है। मैं आपको सारी एग्जांपल एक एक करके समझाऊंगा, आपने घबराना नहीं है। जल्दी से शुरुआत करते हैं ताकि ये पार्ट आज हमारा जल्दी से खत्म हो जाए। तो कैल्शियम का मैं बता चुका हूं। अब मैं बात करूंगा बेटा आपके दैट इज आयरन की, दैट इज आयरन सॉल्ट की बात करूंगा मैं। एंड आयरन सॉल्ट आपको याद है बेटा, दो तरह के सॉल्ट होते हैं, एक फेरस होता है, एक फेरिक होता है। फेरस आयन वो होता है जिसमें Fe2 पॉजिटिव आयन हो आपका, एंड फेरिक वो जिसमें Fe3 पॉजिटिव आयन हो आपका। ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो फेरस आयन होता है वो एक ग्रीनिश कलर होता है इसका, तो इससे बना हुआ सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब ये कि मैं मान लीजिए FeSO4, मान लीजिए मेरे पास फेरस सल्फेट है। पहले तो देखते हैं इसका कलर क्या है। इसका जो कलर है वो हमारा ग्रीन कलर होता है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने NH4OH मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने उसको रिएक्ट कराया। रिएक्शन को समझो, रिएक्शन समझ आपको आराम से आ जाएगा। जब ये आपका टूटेगा तो ये बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड बनेगा OH नेगेटिव, और जब ये आपका सप्लिट होगा तो ये बनेगा Fe2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं यहाँ से, 2 नेगेटिव आपका। ठीक है, -2। सो अब ये नेगेटिव वाला इससे जुड़ेगा जिससे अमोनियम सल्फेट बन रहा है, और ये जो है दोनों आपस में जुड़ेंगे जिसकी वजह से आपको एक डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट जो कि एक आयरन हाइड्रोक्साइड की होती है वो प्रिपेयर हो जाता है। सो बहुत सिंपल चीज है। यहां से मैं अब फर्दर क्या करूंगा, मतलब मैं इनको आपस में कंबाइन करके करूंगा FeOH। अब OH के ऊपर वैलेंसी है -1 की, Fe2 पॉजिटिव है, ऑब्वियस है बेटा यहाँ पर आ जाएगा OH2, राइट। और उसी तरह हमारे पास एमोनियम को जो आयन है उस पर +1 है और यहाँ पर हमारा SO4 2 नेगेटिव है आपका। ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको रीअरेंज करके बनेगा NH4, नीचे इसके 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा SO4। क्लियर। अच्छा, ये हो गया अमोनियम सल्फेट और ये कलरलेस होता है, दिस इज कलरलेस। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है आपका, ये है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, तो ये PPT प्रेसिपिटेट, ये आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है। सो ये हो गया हमारा फेरस आयन के बारे में बेटा, अभी मैंने बात करी है। ठीक है। अभी मैंने इसके बारे में और कुछ नहीं, अभी बस इतना ही समझिए। हाँ चलो, ये भी बात मैं कर देता हूँ कि अगर मैं एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर इसमें ऐड करता हूँ तो इसके अंदर ऐसा कोई सोल्यूबल कंपाउंड नहीं बनता जो घुल जाए मेरे सोल्यूशन के अंदर ही, तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा आयरन के केस में। हाँ, कॉपर की बात करूंगा तो ऑफ कोर्स बनता है। अब वो जब कॉपर करेंगे तब हम समझेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आयरन की। सो आयरन का एक टाइप हमने कर लिया है, आयरन के दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। सो इसका जो दूसरा टाइप है वो है आपका Fe3 पॉजिटिव आयन, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। जल्दी से पहले हम इसका सॉल्ट सोल्यूशन को ले लेते हैं, फेरस सल्फेट ही ले लेते हैं, तो Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये बन गया नॉट फेरस, इट्स फेरिक सल्फेट, तो ये बन गया मेरा फेरिक सल्फेट, सल्फेट। अच्छा, अब बात पता क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो आयन है इसका ना वैसे तो देखो अगर आप सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये येलो कलर का सोल्यूशन होता है। कौन सा होता है, येलो कलर का सोल्यूशन होता है। बट इससे बना हुआ
जो हाइड्रोक्साइड होगा उसका रेडिश ब्राउन कलर होगा। याद रखें, हर एक के अंदर हम यही पढ़ते जा रहे हैं। मेन बात यह है कि आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। ऑटोमेटिकली आपको सारी बातें जो है वो समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, एक बात जो चीज रह गई है वो है इसका, हमने बैलेंस नहीं किया। बैलेंस तो करना इंपॉर्टेंट है भाई। FeOH डबल होना चाहिए तो यहाँ कर दिया, NH4 डबल है, ऐसा हो ही गया बैलेंस, तो इससे बैलेंस हो जाएगा। हाँ, प्रेसिपिटेट है तो नीचे एरो का निशान जरूर लगाएंगे। छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं, करनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं डिटेलिंग में बेटा हमें मतलब होता है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में यही सब चीजें तो हैं, और क्या है। ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझो। आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास जो हम इस पे कह रहे थे बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कैसे स्प्लिटिंग होती है। जैसे स्प्लिटिंग होगी तो आपका बनेगा FeOH होल थ्राइस। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आता जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये होता है आपका रेडिश ब्राउन PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है जी। और साथ में क्या बनेगा आपका अमोनियम सल्फेट। तो ये बन गया आपका NH4 होल ट्वाइस, दैट इज SO4। दिस वन इज अमोनियम सल्फेट, ऑफ कोर्स इनसॉल्युबल आपका ये होता है। हाँ, बात रहेगी बेटा अब इसको बैलेंस करने की। तो ये OH 3 गुना है ना यहाँ पे आपका, तो 3 ये करेंगे तो 3, ये 3 दूनी 6। एक काम करते हैं जी, हम जो ये वाला पार्ट है इसको 3 से कर देते हैं। ठीक है। इसको हम 2 से कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी 6 बन रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो आई होप इसके साथ आपका बेटा पूरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाता है। यस, मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिपिटेट के लिए आपने इसको यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे एरो लगानी है, और इसके साथ आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्यों, समझ आ रही है ना बेटा। स्टेप बाय स्टेप इन चीज को लिखो, और अब लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। जितना लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से बेटा आप ये सब परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है। हाँ, वैसे तो आपका मुझे पता है कि अभी इस ईयर, ये जो आने वाला ईयर है आपका, जो पेपर अभी होगा मिड ईयर, मिड ईयर का नहीं कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर 1 का जो होगा उसमें MCQs है। बट अगर आपको ये पता होगा तभी आप बता पाओगे ना कि रेडिश ब्राउन कलर होगा। हाँ, क्यों होगा, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। कैल्शियम सॉल्ट, ये जो स्पेशल केसेस होते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कैल्शियम सॉल्ट के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से नहीं होता। ठीक है, तो इट इज इंटरेस्टिंग, थोड़ा समझो तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा आयरन की बात है, अब हम कॉपर की भी बात कर लेते हैं जी। ठीक है, लीजिए। तो थर्ड मेरे पास आता है कॉपर। ठीक है, कॉपर का सॉल्ट। तो इसमें Cu2 पॉजिटिव आयन की बारे में बात किया जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं आपको दो रिएक्शन करवाने वाला हूं। पहला रिएक्शन वो है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड इतने एक्सेस अमाउंट में नहीं है। उस केस में, क्योंकि कॉपर है ना, कॉपर का जो कलर होता है वैसे तो ब्लूइश कलर होता है, तो प्रेसिपिटेट थोड़ा सा पेल ब्लू कलर का बनता है इसके अंदर। लेकिन जब हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल देते हैं तो उस टाइम आपके पास बनता है अमीनो कंपाउंड। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको तब ज्यादा डिटेलिंग में समझ में आएगी, ऐसे नहीं आने वाली। तो पहले हम कहते हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ NH4OH, मतलब कम अगर क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करें तो क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले कॉपर सल्फेट के साथ। तो कॉपर सल्फेट जो है वो बेसिकली आपका ब्लूइश कलर का सोल्यूशन होता है। ये ब्लू कलर का आपका सोल्यूशन है, इसमें हम ऐड कर देंगे NH4OH। सिंपल है, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों तोड़ दो, बीच में से आपस में एक्सचेंज कर दो। वैलेंसीज का ध्यान रखना बस। ठीक है। तो ये आ जाएगा CuOH होल ट्वाइस, तो आ गया कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये तो कलरलेस होता है। ये जो प्रेसिपिटेट आपका तैयार होता है ना, थोड़ा सा पेल ब्लू कलर होता है इसका। क्या होता है, पेल ब्लू कलर का PPT आपका होता है, पेल ब्लू कलर का आपका PPT होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया, हाँ बात रह गई इसके बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग कर देता हूँ, देखिए यहाँ से 2 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाएगा आपका। और दूसरी बात मैंने ये दिखाई दी आपको यहाँ पे। डन, इजी है, गुड। अब हम बात करेंगे कि अगर एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डल जाए तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेस ऑफ
एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो क्या होगा। बहुत सिंपल रिएक्शन से करवाऊंगा जिससे आपको याद रहेगा कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है, ठीक है। सो अच्छा, जब कभी भी हम एक्सेस की बात करते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर जब हम साल्ट लेते हैं तो उसका हाइड्रोक्साइड ही हमेशा लिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। आपने पिछले वाले एग्जांपल में भी देखा होगा, जब मैं एक्सेस की बात करता हूँ तो हाइड्रोक्साइड्स लिए जाते हैं। सो मतलब ये कि यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की जाएगी शुरुआत ही। अच्छा, अब आप बोलेंगे हाइड्रोक्साइड क्यों लेते हैं सर। वो इसलिए बेटा क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर जब मैं NH4OH डाल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब अगर इसमें फर्दर में NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा ना। तो इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है वो सोल्यूबल है सोल्यूशन के अंदर, तो मतलब ये पीपीटी सारा खत्म हो जाता है, पीपीटी रहता ही नहीं उसके अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स यूज करते हैं। अब पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बात नहीं बताई थी, बट अब आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना कि जब भी हम यहाँ पे एक्सेस की बात करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो ये तो बन चुका है। अब इसी के साथ फर्दर NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, जिससे क्या बनता है वो हमने देखना है। सो मतलब फर्दर अगर NH4OH में डालता जाऊंगा तो वो मेरे कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब इसके साथ फर्दर मतलब देखो, मेरे पास बीकर है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बन गया, मैं फर्दर डाल ही जा रहा हूँ, तो उसी प्रेसिपिटेट के साथ वो रिएक्ट करेगा और उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो सोल्यूबल होता है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा सीक्वेंस क्या चल रहा है यहाँ पर। गुड। ओके। सो जब आप, अच्छा, इनके जो प्रोडक्ट्स है ना बेटा, ये आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो ऑब्वियस है इसका रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है। मतलब आप इसको रिएक्शंस को याद, जैसे याद है आपको सोडियम जिंकेट के बारे में बताया था मैंने आपको, तो जो था Na2ZnO2, तो ये मैंने सारी बातें आपको बताई थी। तो ये बेटा तभी आपको आती है जब आपने प्रैक्टिस की होती है, ठीक है। ठीक है। सो अब इसमें हमें क्या मिलेगा, हमने इस बारे में ज्यादा स्टडी करनी है। सो जब कभी भी आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड हो और उसके साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मैं आपस में मिला देता हूं, तो भाई बड़ी खतरनाक चीज बनती है। ये बनता है, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ फिर इसको नाम देना सिखाऊंगा बेटा ये क्या है। तो NH जो NH3 4, ठीक है, NH3 4 है, ब्रैकेट में इसको बंद कर देना, ठीक है जी। और साथ में आपका आ जाएगा OH का ट्वाइस। हाँ, और हमेशा पानी बनता है साथ में। अब वो पुराने रिएक्शन में देख लीजिए एक्सेस वाले, उसमें पानी बनता था एज ए रिजल्ट आपका बाद में। हाँ जी। अब बात रहेगी कि इसका हमें नाम कैसे देना है। नाम इज वेरी सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आपका लगा हुआ है ये, इसको अमाइन ग्रुप हम मानेंगे इस बार, तो ये अमाइन है आपका। सो कितने अमाइन है, ये 4 अमाइन है, तो इसको बोलेंगे टेट्रा अमाइन। सो टेट्रा अमाइन। बस इस, अगर इस बात को आप याद रख लो तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, सारी बातें यहीं पे आके रुक जाती हैं। फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड, सिंपल, ठीक है, दिस इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। बस मैं आपको बस यहाँ पर यही समझाना चाहता था कि ये जो टेट्रा अमाइन कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन रहा है, दिस इज सॉल्यूबल, दिस इज सॉल्यूबल इन द सोल्यूशन, जिसकी वजह से पीपीटी हमारी खत्म हो जाती है। जो पीपीटी बनी ना ब्लू कलर की वो गायब हो जाएगी, आपको मिलेगी नहीं उसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा, ये मैंने क्या बताया आपको। वेरी गुड। तो ये था कॉपर के बारे में। सेम तरीके से हमने जिंक का करना है। ये आपस में ना सब रिलेटेड होते हैं, एक दो अगर आपको आते हो ना तो आपको वैसे सारे याद हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात है नहीं है। देखिए अब मैं आपको एक काम करता हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे हम इसका करते थे, ठीक है। अब हम बात करने लगे बेटा जिंक की, जिंक सॉल्ट की। अब जब हम जिंक सॉल्ट पे आ जाते हैं, मतलब Zn2 पॉसिबिलिटी लगभग सेम है ना यार, तो उनकी प्रॉपर्टीज और नेचर सब कुछ एक जैसा सही रहता है। हाँ ऑब्वियस है कलर डिफरेंट है, तभी तो हम इसको एनालिटिकल मतलब वे में हम अलग अलग बता पाते हैं, अदरवाइज बता ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो ZnSO4 ये कलरलेस होता है पहली बात तो, ठीक है जी, पानी की तरह मतलब दिखेगा ही नहीं, कोई कलर ही नहीं है इसका। लेकिन जब हम इसमें NH4, हाँ एक चीज रह गई यार, वो रह गया उसका बैलेंस करना, बैलेंस करना रह जाता है मेरा बस, समझाते समझाते मैं हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि बैलेंस रह जाता है इसमें। तो ये N जो है 4 टाइम्स है, तो 4 तो सीधा यहीं पे कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर आप हाइड्रोजन चेक करेंगे तो 2, 16, 18, 18 22, तो 4 या 12, 12। हाँ अभी इसके अंदर हमें ये
यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास। अब 4 वो बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपका बेटा बैलेंस हो जाता है। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं, NH4OH, ठीक है जी। हाँ, तो बस कुछ नहीं जी, हमने अब इसके साथ रिएक्ट कराना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर अगर लेस अमाउंट में करेंगे तो बनेगा यार ZnOH होल ट्वाइस, और साथ में आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ये आपका पीपीटी है। और आपको याद हो, लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था मैंने कि इसका ना जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और वाइट कलर का होता है। तो वाइट, ठीक है। क्या होता है उसको क्या कहते हैं, जिलेटिनस पीपीटी, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका। तो ये इसकी पीपीटी हो गई और यहाँ पे आपको वो चीज मिल गई, ठीक है जी। ओके, सो ये तो कलरलेस होता है एंड वाला, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात रह गई है कि सर अब ये बताओ, अगर इसके अंदर मैं फर्दर NH4OH ऐड करूंगा तब क्या बनेगा। अब जैसे मैंने कहा था कॉपर है, सेम टू सेम वैसे सा रिजल्ट इसका भी रहेगा। मतलब ये कि देखो ZnOH होल ट्वाइस हमने लिया, इसके साथ मैंने NH4OH मिला दिया। जैसे मैं मिलाऊंगा फिर से, याद है टेट्राएमाइन वाली वो सेम चीज यहाँ पे भी बनेगी। मतलब ये कि ZnNH3 4 सारे को ब्रैकेट में बंद करके आप लिखेंगे OH, है ना, हाइड्रोक्साइड था ना आपका, और क्या था OH2 था अगर आपको याद हो, ब्रैकेट में आपका आता है OH2। ये देखिए एग्जैक्टली ये चीज है। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं बेटा, क्योंकि दोनों में फर्क होता है, दोनों के मतलब में फर्क होता है। अगर ब्रैकेट में ना रखूं तो मतलब है हाइड्रोजन के साथ 2 है, अब यहाँ पे जो 2 है वो दोनों के साथ है, ठीक है। तभी मेरा वो पिछले बार मुझे लग रहा था ऐसे क्या गड़बड़ हो रही है, कि मुझे लग तो रहा है कि हो गया, बट हो गया, हाँ अब ठीक है। मैंने एक्चुअली हाइड्रोजन के साथ इसको बैलेंस कर दिया था, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ना OH2 है, यहाँ पे भी 2 है आपके, अब ठीक है ये, राइट। सो OH का होल ट्वाइस आपका बेटा यहाँ पे लगेगा, प्लस 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 पानी, पानी तो हमेशा ही बनता है आपका H2O। बैलेंसिंग एग्जैक्टली वही सेम चीज, 4 यहाँ कर दो 4 यहाँ कर दो, जैसे वो पिछली बार था वही हमने यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक है। हाँ, नाम क्या होगा इसमें, सेम वही टेट्रा एमाइन करो पहले तो, टेट्रा एमाइन, ठीक है। नंबर 1 पहले तो अगर AMM आएगा, AMM आएगा, टेट्रा एमाइन, एमाइन, ठीक है। टेट्रा एमाइन, उसके बाद था जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये इस तरीके से आपने इसका नाम देना था। आई होप आपको अच्छे से ये फाइनली समझ में आ गया होगा बेटा किस तरह से होता है, राइट। हाँ जी। अब हमने बेटा जो बात करना है कि एक आखिरी रह गया है, उसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अभी तक हमने जिंक के बारे में बात करी और लास्ट हमारा रह जाता है लेड। लेड के साथ करके खत्म करते हैं बेटा इसको। हमारे पास आएगा लेड Pb एंड 2 पॉजिटिव आयन के साथ लेकर हमने इसको स्टडी करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास इसका जो हम बोलते हैं सोल्यूशन लेते हैं, वो लेते हैं लेड नाइट्रेट। तो PbNO3 होल ट्वाइस, तो लेड नाइट्रेट होगा, ऑब्वियस है कलरलेस होता है बेटा ये भी। सारी वही चीजें बेटा जो हमने कल की थी, बस हमने चेंज कर दिया कि किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। तो प्लस NH4OH, ठीक है जी। एंड जब भी हम इसको बेटा इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा आएगा PbOH होल ट्वाइस, PbOH होल ट्वाइस। एंड हाँ, ये आ जाएगा बेटा आपका प्लस NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट आपका ये बन जाएगा, प्रेसिपिटेट है। इसका जो कलर है ना बेटा चौकी वाइट होता है। कई स्कूलों के अंदर कहा जाता है कि अगर आप ये चौकी नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सो दिस वन इज दैट इज CHALKY, यस। सो चौकी व्हाइट पीपीटी बेटा इसमें तैयार होती है, ठीक है। व्हाइट पीपीटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाइट पीपीटी यहाँ आपका पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, सो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। हाँ, बैलेंसिंग रह गया बस, बाकी सब तो हो ही गया हमारा। सो OH डबल है तो यहाँ पे डबल कर दो, अमोनिया यहाँ पे डबल है तो डबल कर दो, NO3 ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा यार, डन डन डन। हाँ, अब अगर आप मुझे कोई पूछता है सर बताइए अगर इसके अंदर मैं ऐड कर दूं NH4OH तो अब क्या होगा, एक्सेस में कर दूं तो क्या होगा। आंसर है कि भाई कुछ नहीं होगा, ये अभी इंसोल्यूबल का इंसोल्यूबल ही है। यहाँ पे कोई सोल्यूबल कंपाउंड नहीं बनने वाला आपका, ठीक है। इट विल स्टिल रिमेन इनसोल्यूबल, ठीक है जी। तो याद रखो पहले तो किन किन के अंदर सोल्यूबल होते हैं, हमने सिर्फ 2 ही किए, अगर आप उन्हें ढंग से याद हो। हमने कहा था कि देखो हमने क्या क्या पढ़ते हैं, हम हमेशा कैल्शियम का पढ़ते हैं,
आयरन का पढ़ते हैं, कॉपर का पढ़ते हैं, जिंक का और लेड का पढ़ते हैं। इनमें से एक तो वो है जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, कैल्शियम सॉल्ट। क्यों नहीं कर रहा रिएक्ट? क्योंकि यार इतना ज्यादा OH नेगेटिव आयन नहीं बन पाता कि वो पीपीटी बना सके। दूसरे केस में हमने आयरन के बारे में पढ़ा, जब हमने आयरन के बारे में पढ़ा उसमें दोनों केसेस बन रहे, पर इनसॉल्युबल बनता है पीपीटी, उसके अंदर जितना मर्जी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब कॉपर और जिंक के बारे में बात करते हैं, सिर्फ यही दो ऐसे केस होते हैं जिसके अंदर अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाले तो जाके हमारे पास एक पीपीटी तैयार होती है। मतलब सॉरी, पीपीटी तो होती है, प्लस अगर एक्सेस में डाले तो सोल्यूबल हो जाता है, वो सोल्यूशन के अंदर सोल्यूबल बन जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो कंपाउंड्स है वो सोल्यूबल कंपाउंड्स बन जाते हैं। उनके बारे में आपको डिटेल बता दिया। और लास्ट मेरे पास आता है बेटा लेड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर इसमें भी एक्सेस डालोगे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, बाकी तो रिएक्शन तो बहुत सिंपल है यार, आराम से कर सकते हो। तो कलर याद रखना, कलर में कोई गलती ना करना। आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो पार्ट ए है उसका अगला एक टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप आपको ये जो रिएक्शन है, ये जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।